हेलो गाइस, हम अपने इस कोर्स की लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियों के बारे में, जो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हेलो एल्केन्स जो होते हैं उनको हम एल्कीन्स से किस तरीके से बनाते हैं, एल्कीन्स के जरिए किस तरह से बनाते हैं। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एल्काइन्स जो होते हैं इनसे किस तरीके से बनाते हैं। इसके साथ में मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जो एल्केन जो होते हैं इनसे किस तरीके से आप हेलो एल्केन्स को बना सकते हो। इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद भी होगा। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल, इनसे किस तरीके से आप हेलो एल्केन्स का निर्माण कर सकते हो। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो हेलो एल्केन्स जो होते हैं उनके भौतिक गुणों के बारे में और रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण जो होते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, लास्ट तक देना। यहाँ से आपका जो पेपर है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आपकी आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो का पूरा देखना। और आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग एक सवाल भी रहेगा, तो वीडियो का पूरा देखना और जो मैं पढ़ाऊँगा वहीं से सवाल होगा, ठीक है। तो आप पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुणों के बारे में, ठीक है। हम बनाने की विधियाँ देख चुके थे और आज हम देखेंगे भौतिक गुणों के बारे में। हेलो एल्केन के भौतिक गुण, भौतिक गुणधर्म, ठीक है। इनके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सॉल्युबल किस चीज़ में है, मतलब जो हेलो एल्केन्स जो हैं ये किस में है, जो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो किस में है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलेयता, यानी किस में ये घुल सकता है, ठीक है। तो आपके जो हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं, आपके अविलेय होते हैं। जल में अविलेय, जल में आपके ये अविलेय होते हैं। जबकि जो कार्बनिक जो आपके यौगिक होते हैं उनमें जो हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो आपके विलेय होते हैं। परंतु कार्बनिक यौगिकों के विलायकों में विलेय होते हैं, ठीक है। जैसे आपका ईथर होता है उसमें क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं, ये अविलेय होते हैं। और कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनके विलायकों में क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे जो इनका जो क्वथनांक होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, जैसे अगर कोई एक अल्कलीन समूह है, जैसे कि आर समूह हमारा, एल्किल समूह हमारा आर, और यदि हैलाइड आपके डिफरेंस होते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं अल्काइल आयोडाइड प्लस, फिर इसके बाद में अल्काइल ब्रोमाइड और फिर अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एल्किल जो समूह है यहाँ पे बराबर है, लेकिन जो आपका हैलोजन है तो ये क्या आपके डिफरेंस हैं, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपके क्वथनांक जो होते हैं, अब जब अल्किल समूह समान होते हैं तो इसके बाद में जो आपके जो हैलोजन जो तत्व होते हैं, यानी जो परमाणु जो होते हैं, उनके अणुभार के बढ़ने के साथ साथ जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी अल्किल जो समूह है वो तो समान है, तो इनका तो जो आपके अणुभार होंगे वो समान होंगे, तो जिसका अणुभार बढ़ता जाता है और उसी तरीके से इनका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे तीसरा पॉइंट जो होता है कि इनका जो घनत्व होता है हेलो एल्केन्स का, इसमें जो घनत्व है, घनत्व किसका आपका अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल
आयोडाइड, ठीक है। अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से ज़्यादा होता है, जल के घनत्व से क्या होता है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जो अल्काइल क्लोराइड और जो आपका फ्लोराइड होता है उसका जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है, ठीक है। अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, इसका जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है, जल से कम घनत्व, ठीक है, जल से, ठीक है, मतलब घनत्व जो होता है वो कम होता है जल से। अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल जो क्लोराइड होता है इसका घनत्व कम होता है, जबकि अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड का घनत्व आपका जल से अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे इसके जो भौतिक गुण हैं ये, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बता दूं, ये जो आपका जो चैप्टर है इसके जो नोट्स हैं, इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया है, तो आप वहाँ से इसके जो नोट्स हैं उन्हें ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब इसके बाद में जो रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं उनके बारे में। ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं हलो अल्कीनों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। जो आपकी रासायनिक जो अभिक्रिया हैं, मतलब जो हेलो एल्कीन जो होते हैं वो किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपचयन के बारे में, ठीक है। जो आपका अपचयन जो अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आएंगी फिर आपकी नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसके बाद हम तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे धातुओं के साथ में रिएक्शन, ठीक है, यानी धातुओं के साथ में अभिक्रियाएं। धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, ठीक है। चौथा जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे इस हेलो एल्कीन्स के रासायनिक जो गुणधर्म है उसमें, ठीक है। तो ये सारी हम जो रिएक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपचयन के बारे में, ठीक है। अपचयन क्या होता है, अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं हम रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि कुछ आपके अपचायक होते हैं उनका हम इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अपचायक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जो आपके जो अपचायक होते हैं यहाँ पे जो हम यूज़ कर सकते हैं अपचायक के रूप में लिथियम, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, इसके साथ इसके अलावा हम कर सकते हैं सोडियम एथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम जिंक एथेनॉल का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके जो आपके अपचयन की जो अभिक्रिया होगी उसमें अपचायक के रूप में हम इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम SN HCl जिंक HCl इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इन्हें आप लोग लिखने ना अलग से, क्योंकि जहाँ भी आपकी रिडक्शन की जो भी अभिक्रिया होंगी वहाँ पे इनका हम यूज़ करेंगे। आगे की जो चैप्टर्स होंगे उनमें भी जब हम अपचयन के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन्हीं का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इन्हें आप लिख लेना। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अपचयन क्या होता है।
देखो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। सभी लोग जानते होंगे अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है। अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अपचयन का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है आपका, ये अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अपचयन से जो मतलब है ये मतलब है सिर्फ हाइड्रोजन के जुड़ने से, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा जो ऑक्सीकरण जो होता है उसमें क्या होता है आपके हाइड्रोजन तो निकलते हैं और ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, तो वो होता है आपको ऑक्सीकरण, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम अपचयन के बारे में, ठीक है। जानते होंगे आप लोग अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, जब हम किसी भी, जैसे हमारे पास कोई भी एक अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर जो एक्स है ये क्या दिखाता है आपको, कोई भी एक हैलाइड दिखाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को शुरुआत में बता चुका हूँ। अगर हमें इसका अपचयन कराएंगे, अपचयन के लिए हमें किस चीज़ को हमें जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अपचायक के रूप में क्या उपयोग करना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। अब देखो अल्काइल हैलाइड की जो हमारा जो अल्काइल जो हैलाइड है इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ में, तो हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, देखो इसके हम 2 हाइड्रोजन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक इसका एक्स और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा HX, ठीक है, यहाँ दिखते हैं HX, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन बचेगा और एक यहाँ पर हमारा एल्केन है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या बन जाएगा RH, यानी हमारे पास कोई एक एल्केन बन गया, ठीक है। तो अपचयन जो होता है, अपचयन होने के बाद में हाइड्रोजन जुड़ती है और जो आपका हैलोजन जो आपका तत्व होता है वो क्या होता है आपका प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है, जिसकी जगह पे अब हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो ये होती है आपकी अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। और इसके साथ में जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे हमारे पास CH3 CH2 Cl यानी इथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से इस क्लोरीन को यहाँ से निकालो, क्या निकल जाएगा यहाँ से ये HCl, ठीक है, HCl बाहर निकलेगा। इसके साथ में अब देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक का हम उपयोग कर चुके हैं, एक बचती है यहाँ पर, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा यहाँ से CH3 और देखो यहाँ पे CH2 है, यहाँ CH2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। ये होता है आपका एथेन और ये क्या होता है आपका इथाइल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपको अपचयन की जो अभिक्रिया है ये आपको समझ में आ गई होगी। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ पे RH लिया, कोई भी एक अल्काइल हाइड्राइड लिया जिसका हमने हाइड्रोजन के साथ में संयोग कराया, किसकी उपस्थिति में कराया, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या बना हमें एल्केन बना, ठीक है। RH का मतलब एल्केन बनता है और HX बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब मैंने इसका एग्जाम्पल के रूप में दिया था आपको CH3 CH2 Cl यानी इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी 2 हाइड्रोजन के साथ में, तो क्लोरीन यहाँ से निकला, हाइड्रोजन यहाँ से निकला, क्या निकला यहाँ बाहर, यहाँ से HCl बाहर निकला, बना के हमारे यहाँ पे एथेन, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। याद करते चलो आप साथ ही साथ, रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि साथ ही साथ रिवाइज करना, याद करना चीज़ों को, ठीक है। तो दूसरी अभिक्रिया क्या थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। देखो नाभिक स्नेही में क्या होता है, जब को जो अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड जैसे RX, अल्काइल हैलाइड RX, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में जो आपका हैलोजन जो आपका
परमाणु होता है ये क्या होता है, जो नाभिक स्नेही जो होता है उसके जरिए प्रतिस्थापित हो जाता है। अब जो आपके नाभिक स्नेही हो सकते हैं ये आपके नाभिक स्नेही, ठीक है। देखो नाभिक स्नेही का मतलब समझ लो पहले, यहाँ पर देखो नाभिक का मतलब होता है कोई भी आपका न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे नाभिक मतलब मुख्य भाग किसी भी चीज़ का, स्नेही मतलब प्यार करने वाला, ठीक है। मतलब नाभिक से लगाव रखने वाला क्या होगा आपका, नाभिक स्नेही, ठीक है। यहाँ पे हम उपयोग कर सकते हैं नाभिक स्नेही के रूप में OH, क्लोराइड, इसके साथ बाद फ्लोराइड और ब्रोमाइड, ये सभी हम नाभिक स्नेही के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो होता क्या है कि नाभिक स्नेही क्या कर दिया, आपके जो हैलोजन परमाणु होते हैं उसको एल्केल हैलोजन से, आपके जो एल्केन जो हैलोजन होते हैं वहाँ से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाती है, आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब ये जो आपकी जो अभिक्रियाएँ होती हैं वो आपकी दो तरह की होती हैं, SN1 और SN2। कौन सी होती हैं आपकी, SN1 और SN2, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ से, जैसे कोई आपका न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस अल्काइल से जाके जुड़ जाता है और बाहर क्या निकल जाता है आपका हैलाइड, ठीक है। तो ये होती है आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। होता क्या है इसमें, अल्काइल हैलाइड होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अटैक करने के बाद में जो आपका हैलोजन जो आपका परमाणु होता है वो बाहर निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। तो इससे हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्लियर होगी। अब ये आपकी दो तरह की होती है, SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN1 और SN2। तो सबसे पहले हम देखेंगे SN1 के बारे में, ठीक है। SN1, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले SN1 अभिक्रिया के बारे में। SN1 मतलब एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक अणु की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, एक अणु की सांद्रता पर इस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो निर्भर करता है, इसीलिए इसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। इसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक अणु की सांद्रता पर इसका जो वेग होता है वो क्या होता है, निर्भर करता है। नंबर तीसरी बात, ये जो आपकी SN1 जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में 3 डिग्री जो आपका अल्काइल जो हैलाइड होता है वो सबसे ज़्यादा इस SN1 अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या होता है, जो तृतीयक एल्केन हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो तृतीयक एल्केन हैलाइड जो होते हैं उनके द्वारा ये SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। अब अगली बात, ये जो अभिक्रिया होती है ये आपकी 2 पदों में होती है। ये अभिक्रिया आपकी 2 पदों में होती है, ठीक है। पहला जो पद होता है आपका, पहला पद ये होता है आपका, दूसरा पद। पहले पद में क्या होता है,
जो आपका जो पहला पद जो होता है उसमें क्या होता है, आपके कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, यानी कार्ब धनायन का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरे पद में क्या होता है, जो आपका नाभिक स्नेही जो होता है वो आके उस कार्ब धनायन पर अटैक करता है। ठीक है। तो पहले पद में क्या होता है, आपके कार्ब धनायनों का निर्माण होता है। ठीक है। और फिर दूसरे पद में क्या होता है, कार्ब धनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण। ठीक है। नाभिक स्नेही का कार्ब धनायन पर आक्रमण होता है दूसरे पद में। ठीक है। तो ये होती है आपकी SN1 अभिक्रिया पहले पद, और दूसरे पद में क्या होता है, पहले पद में कार्ब धनायनों का निर्माण होता है, दूसरे पद में कार्ब धनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो होती है SN1 अभिक्रिया का जो वेग होता है वो केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा जो तृतीयक जो एल्केन हैलाइड होते हैं उनके द्वारा ये अभिक्रिया सबसे ज़्यादा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। और एक और बात, ये जो आपके पहला जो पद होता है ये कैसा होता है, आपका मंद होता है। ठीक है। मतलब धीमी गति से ये जो वेग पहला पद जो होता है वो गुजरता है, मतलब बहुत धीरे स्पीड से, मतलब स्पीड नहीं पर इसको मंद गति से कह सकते हैं। ठीक है। मंद गति से ये पहला पद होता है। और दूसरी बात, ये जो होता है आपका वेग का निर्धारण कहता है, वेग का निर्धारण। ठीक है। ये जो होती है आपकी पहला पद जो होता है, इसी में क्या होता है, आपकी जो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका निर्धारण होता है, और ये आपकी मंद गति से होती है। ठीक है। और दूसरा जो होता है ये आपकी तीव्र होती है। ठीक है। ये आपकी तीव्र होती है, ये आपकी मंद होती है। ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं इस अभिक्रिया के बारे में। अब ये जो आपकी SN1 जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम बनाएंगे कार्ब धनायन। पहले पद देखते हैं हम। पहले पद में क्या होगा, पहले पद में जैसे हमारे पास कोई एक एल्केन हैलाइड है CH3 ये कैसा हमारा 3 डिग्री है, और इसके पास जुड़ा हुआ कोई एक क्लोरीन। ठीक है। अब पहले पद में क्या होगा, पहला पद कैसा होगा हमारा, धीरे से होगा। ठीक है। धीरे होगा, या कह सकते हैं ये मंद होगा। ठीक है। कैसे होगा, ये मंद होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना हुआ है आपका, ये जो बॉन्ड आपका बना हुआ है इसमें क्या होंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। जो आपका बंध बना हुआ है इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लोरीन का होगा, एक कार्बन का होगा। अब क्या होता है कि क्लोरीन जो होती है ये आपकी बेईमानी कर लेती है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चली जाती है। अब क्या होता है, इस पर क्या आया था आपका धनायन आया था, और इस पर आपका ऋणायन आया था। ये तो आपको पता होगा, बेसिक सी चीज़ है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एक कार्ब धनायन का जनरेशन होता है CH3। ठीक है। क्या होगा, इस पर कार्ब धनायन आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन पर क्या आएगा, पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है आपका कार्ब धनायन। तो पहले पद में क्या हुआ, कार्ब धनायन का निर्माण हुआ। दूसरे पद में क्या होता है, ये जो आपका कार्ब धनायन है CH3 इस पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। क्या करता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम OH इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको। तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम OH इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी OH जो ग्रुप है इस पर आके जुड़ जाएगा, अटैक करेगा। ठीक है। और ये अभिक्रिया कैसी होगी, आपकी तीव्र होगी, तीव्र अभिक्रिया होगी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा एल्कोहल बन जाएगा CH3OH। तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या हो गया हमारा, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पद में क्या होता है, आपका जो भी
हेलो एल्केन जो होगा उसमें क्या होगा, जो आपकी क्लोरीन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चली जाती है और इसके बाद में आपका कार्बन आयन का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बन आयन पर कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, अटैक करने के बाद में आपके 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया होती है आपकी SN1 अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं SN2 अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, SN2 अभिक्रिया के बारे में। SN2 का मतलब होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये होती है आपकी द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है उसके बारे में जानते हैं हम। ये जो अभिक्रिया जो होती है इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे वेग का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे वेग का निर्धारण। वेग का जो आपका निर्धारण होता है वो आपके 2 अणुओं के द्वारा होता है। एक तो न्यूक्लियोफाइल जो बनता है उसके ज़रिए, और आपका सबस्ट्रेट यानी जो क्रियाधार जो होता है उसके भी द्वारा होता है। यानी 2 अणुओं के द्वारा होता है वेग का निर्धारण। वेग का निर्धारण 2 अणुओं के द्वारा होता है, 2 अणुओं से होता है। एक होता है आपका नाभिक स्नेही। ठीक है, एक होता है आपका नाभिक स्नेही और दूसरा होता है आपका क्रियाधारी। अणु। ठीक है, तो इस जो आपके SN2 अभिक्रिया होता है इसका जो वेग का निर्धारण कौन करता है, दो अणु करते हैं, नाभिक स्नेही और क्रियाधारी अणु। कौन करते हैं, नाभिक स्नेही और क्रियाधारी अणु जो होते हैं ये क्या करते हैं, अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको निर्धारित करते हैं। दूसरी बात, ये जो आपकी अभिक्रिया होती है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ये प्रथम कोटि द्वितीय कोटि को क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जो आपका फिजिकल में एक चैप्टर होता है उसमें इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पर इतना याद रखो कि यदि अभिक्रिया का वेग 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर हो रहा है, किसी भी अभिक्रिया का वेग यदि 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है तो क्या होगी, वो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। और यदि केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है तो वो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब ये कैसी होती है, आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। तीसरी बात, ये जो आपकी SN2 अभिक्रिया होती है ये 1 डिग्री जो आपके हेलो एल्केन्स जो होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, 1 डिग्री हेलो एल्केन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, मतलब ज़्यादातर इसी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, चौथी बात, ये जो आपकी SN2 अभिक्रिया होती है ये केवल एक पद में पूरी होती है। ठीक है, एक पद में पूरी होती है। ठीक है, केवल एक पद में ही यह अभिक्रिया आपकी पूरी होती है। ठीक है, और इसमें आपके जो एक आपका संकरण अवस्था भी बनती है। कौन सी अवस्था बनती है, आपकी संकरण अवस्था भी बनती है। इसमें आपकी संक्रमण अवस्था भी बनती है।
ठीक है, इसमें आपकी संकरण अवस्था भी बनती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, संक्रमण अवस्था क्या है और इसके पद के बारे में। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपकी वेग का निर्धारण होता है वो 2 अणुओं पर निर्भर करता है और इस अभिक्रिया हमको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये आपकी 1 डिग्री हेलो एल्केन जो होते हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रदर्शित की जाती है और ये अभिक्रिया आपकी प्रथम पद में ही यानी एक पद में ही पूरी हो जाती है। ये जो आपकी SN1 NCI2 जो आपकी अभिक्रिया होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए आप इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा और ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसके बाद में SN2 जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में देखते हैं उसमें क्या होता है। इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और इधर ये क्या हो गया, ये मान लो इधर जुड़ रही है आपकी क्लोरीन, ठीक है, क्या जुड़ रही है आपकी क्लोरीन, तो क्या हो गई CH3Cl, तो ये क्या हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड, क्या हो गया ये मिथाइल क्लोराइड, यानी 1 डिग्री आपका हेलो एल्केन्स हो गया, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन्स। अब क्या होता है कि इस पर जो पीछे से आपका जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है यानी OH ग्रुप जो होता है, पीछे से जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है, ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से इस पे आके अटैक करता है, क्या करता है, पीछे से आके अटैक करता है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, जब यह आके इस पर अटैक करेगा तो देखो होगा क्या यहाँ पर, इस तरह से जैसे C और इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक इधर और इस पर क्या हो जाएगा एक OH, ठीक है, OH ग्रुप जुड़ेगा और इधर से इस पर क्लोरीन जुड़ रहा है, ठीक है। अभी देखो कार्बन की बैलेंसी आपकी कितनी होती है, आपकी 4 होती है, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड होंगे आपके 1 2 3 4 और ये आपके 5 बॉन्ड हो गए, यानी इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। यह अवस्था क्या कहलाएगी आपकी, संक्रमण अवस्था। अब होता क्या है कि कार्बन की तो 4 ही बैलेंसी होती हैं, तो होता क्या है कि इसमें से जो क्लोरीन जो होती है वो आपकी बाहर निकल जाती है, क्या होती है, क्लोरीन जो होती है आपकी बाहर निकल जाती है क्लोरीन जो आपकी बाहर निकल जाती है, जैसे C क्या आपका, और ये जो आपके हाइड्रोजन जो होते हैं वो इस अवस्था में झुक जाते हैं, किस अवस्था में झुक जाते हैं, इस अवस्था में झुक जाते हैं। पहले ये किधर थे, इधर की साइड में थे, यानी अगर ये मान लो इसका D रूप है तो इधर ये आपका L रूप में बदल जाते हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे इसको जैसे छतरी होती है, छतरी जो होती है जब, और उसको जब बारिश से बचने के लिए यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जब आंधी आती है तो कभी क्या होता है वो पीछे की तरफ झुक जाती है, ठीक है, यानी उल्टी हो जाती है छतरी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, किस तरह से होते हैं, देखो OH ग्रुप यहाँ से आके जुड़ गया और हाइड्रोजन जो आपके वो इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह से हैं, लेकिन अब ये इस तरफ आ जाएंगे, मुड़ जाएंगे इस तरफ, ठीक है। तो यही होता है आपका क्या, SN2 रिएक्शन है। इसी में क्या होता है आपका SN2 रिएक्शन, प्लस आपकी जो क्लोरीन है ये बाहर निकल जाएगी। अब क्लोरीन का क्या होता है, देखो ये जो आपका OH जो ग्रुप आया है, यहाँ समझो जरा, OH जो ग्रुप आया था वो आता है आपका, मान लो कभी हमारा न्यूक्लियोफाइल कहीं से तो आएगा, ऐसे KOH से आ सकता है, NaOH से आ सकता है, मान लो हमारा ये आया आपका KOH से, ठीक है, KOH क्या होगा, टूटा हुआ होगा, K++ का OH में, OH- में टूटा, तो क्या हुआ, OH- तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया न्यूक्लियोफाइल के रूप में। अब जो आपका क्लोरीन है और जो आपका पोटेशियम है, क्लोरीन और पोटेशियम मिलके आपके क्या बनाए थे, आपके देखो K++Cl-, क्या बनाएंगे आप यहाँ से अब KCl, ठीक है, क्या बनाएंगे KCl, क्या बनाएंगे KCl। तो यही होती है आपकी SN2 अभिक्रिया, क्या कहलाती है आपकी SN2 अभिक्रिया, ठीक है। और ये जो आपकी SN2 अभिक्रिया होती है इसमें अगर हम एल्किल हैलाइडों की बात करेंगे, अगर हम एल्किल हैलाइडों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें से 1 डिग्री आपके जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन को दिखाते हैं, ठीक है, SN2 अभिक्रिया दिखाते हैं, यानी क्रियाशीलता जो होती है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है। उसके बाद में 1 डिग्री जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके बाद में 2 डिग्री से कम, फिर 3 डिग्री जो होता है आपके एल्किल हैलाइड उससे सबसे कम प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी SN2 अभिक्रिया में क्या होता है,
कोई भी 1 डिग्री हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन पे क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, संक्रमण अवस्था यहाँ पे बनती है। फिर इसके बाद क्या होता है, और ये जो अटैक होता है वो किस तरफ से होता है, पीछे की साइड से होता है। किस तरफ से होता है, पीछे की साइड से होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा एक मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास मानो ये आती है आपके पेपरों में, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं जो आपकी नाभिक स्नेही जो आपकी अभिक्रिया हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो आपकी अभिक्रिया हैं उनके बारे में जानते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं, यानी SN1 SN2 जो अभिक्रिया होती हैं उनके बारे में जाना था। लेकिन अब इनके आधार पर कौन कौन सी आपकी अभिक्रियाएँ होती हैं, जैसे हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। एल्कोक्सी समूह के द्वारा क्या हो सकता है, प्रतिस्थापन हो सकता है, उनके बारे में जानेंगे। आपके जो आपके साइनाइड होते हैं, यानी जो साइनो समूह जो होते हैं उनके द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो इनके द्वारा जो अभिक्रिया होती हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि आपका जो NaOH होता है, जलीय NaOH के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। किसके साथ में कराई जाती है, आपकी जलीय NaOH के साथ में। जैसे हमारे पास कोई एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड की जलीय NaOH के साथ में, जलीय NaOH के साथ में क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। जलीय NaOH के साथ में क्या कराएंगे, हम रिएक्शन कराएंगे। जब हम जलीय NaOH के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ से क्या होता है, ये आपका X, ये आपका Na, क्या आपकी ये Na यानी सोडियम इस हैलाइड के साथ में मिलके क्या बनाती है, आपकी सोडियम हैलाइड, ठीक है, सोडियम हैलाइड बनेगा। और यहाँ से देखो आपका ये एल्काइल फ्री हो जाता है और यहाँ से आपका OH ये रह जाता है यहाँ से, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, ROH, यानी हमारे पास अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अल्कोहल। किसका निर्माण होता है, अल्कोहल। क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल समूह के प्रतिस्थापन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है। अब देखो जिस तरह से एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के रूप में ऐसे C2H5Cl, जैसे एथाइल क्लोराइड यानी एथिल क्लोराइड। अगर हम एथिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, NaCl बाहर निकलेगा, यानी नमक बाहर निकलेगा, NaCl बचेगा क्या यहाँ पर, ये देखो इथाइल एल्कोहल, ठीक है, क्या बनेगा, C2H5OH, ठीक है, क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल, क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल। तो हुआ क्या, एथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराई NaOH के साथ में, तो क्या बना हमारे पास में, सॉरी एथिल क्लोराइड के साथ में, किसके साथ में, एथिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो क्या बनता है हमारे पास, एथिल एल्कोहल बनता है, निकलेगा क्या यहाँ से, NaCl, ठीक है। तो ये होती है आपकी हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, याद करते जाइए साथ ही के साथ, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अल्कोक्सी समूह के द्वारा, अल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, अल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन के बारे में जानेंगे कि जो आपके अल्कोक्सी जो समूह होते हैं वो जैसे आपका सोडियम एथोक्साइड होता है,
तो उसके द्वारा जो प्रतिस्थापन होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जब आपके एल्किल हैलाइड जो होती है वो सोडियम एथॉक्साइड के साथ में जब रिएक्शन कराती है तो वो आपका ईथर बनाती है। क्या बनाती है? आपकी ईथर बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे हमारे पास है एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की किसके साथ में रिएक्शन करा दिया? आपकी RONA सोडियम एथॉक्साइड के साथ में कराएंगे। देखो अभी यहाँ पर एल्किल एथॉक्साइड लिया है, यहाँ पे हमने क्या लिया? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या लिया? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे जब हम एल्किल हैलाइड की, तो क्या बनेगा? यहाँ से देखो X दिख रहा है, यहाँ से Na दिख रहा है, यहाँ से क्या निकालेंगे? NaX। क्या निकालेंगे? NaX। ठीक है, NaX। जहाँ भी आपको सोडियम दिखे और X दिखे जाए, यानी कोई भी आपका हैलाइड दिख जाए, उसको तुरंत से निकाल दो। इस बात को याद रखना, जहाँ भी आपको सोडियम दिख जाए, यहाँ भी आपको X दिख जाए, X यानी X का मतलब तो जानते हो ना, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जहाँ भी आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन दिख जाए और सोडियम दिख जाए, वहाँ से सीधा आप निकाल दो NaX, यानी कि NaCl वगैरह। ठीक है, NaCl, NaBr ये आप निकाल दो। ठीक है, तो इसके बाद में जहाँ से निकला आपका NaX, बचता क्या? यहाँ से एक R, यहाँ से एक R और O, क्या बनता है यहाँ से? ROR, यानी आपका ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, और ROR को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। तो बनता क्या है आपका? इसमें ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे है C2H5Cl एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड की हम रिएक्शन कराएंगे एथिल ONA, यानी सोडियम एथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे। सोडियम एथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या? यहाँ से देखो, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से सोडियम बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएगा? यहाँ से NaCl। बचेगा क्या यहाँ से? एथाइल C2H5 और OC2H5। क्या बन गया यहाँ से? ईथर। ठीक है, तो ईथर का निर्माण होता है एल्कोक्सी समूह के प्रतिस्थापन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्या होता है? ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? सोडियम एथॉक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या बनता है हमारा? ईथर का निर्माण होता है। इसके बाद में हम अगली जो आपकी अभिक्रिया आती है वो आती है, देखो ये जो आपकी अभिक्रिया थी इसको हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने ईथर जो बनाया था उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इसमें क्या होता है? ईथर का निर्माण होता है जब हम किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी सोडियम एथॉक्साइड के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है? हमारा ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद में तीसरी रिएक्शन देखते हैं, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। किसके द्वारा? साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, उसके बारे में जानते हैं। तो साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन देखते हैं हम। साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। देखो साइनो का मतलब जानते हो ना आप, जिसके पीछे साइनाइड लगा हो। ठीक है, जिसके पीछे साइनाइड लगा हो, जैसे कि पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो ये होता है आपका साइनो ग्रुप। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? जैसे हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? पोटेशियम साइनाइड के साथ में कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? पोटेशियम साइनाइड के साथ में कराएंगे। तो होगा क्या? यहाँ से देखो, यहाँ से X दिख रहा है, K दिख रहा है, KX निकाल दो बाहर, KX निकाल, यानी हैलाइड के साथ में पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। इसके साथ में अब क्या बचता है? यहाँ से RCN। क्या बनता है? RCN, यानी हमारे पास एल्काइल साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हम रिएक्शन, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जिस तरह से
C2H5Cl C2H5Cl प्लस KCN के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं, KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ में इथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, KCl बाहर निकलेगा, बचेगा क्या यहाँ से, इथाइल साइनाइड बचता है। यानी किसका निर्माण होता है, इथाइल साइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये होता है साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। किसके द्वारा, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। क्या बनता है, हमारा इथाइल साइनाइड बनता है। किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं हम, एल्किल हैलाइड की KCN से, यानी पोटेशियम साइनाइड की से रिएक्शन कराते हैं। इसके बाद में आपकी अगली अभिक्रिया आती है, कौन सी अभिक्रिया आपकी, आइसोसाइनाइड के साथ में। आइसोसाइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन। आइसोसाइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन, ये कौन सी अभिक्रिया, हमारी चौथी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखो आइसो का मतलब होता है NC और CN क्या होता है आपका, साइनाइड। क्या होता है, साइनाइड। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसो लगा है तो इसका क्या मतलब होगा, NC। ठीक है, इसको याद रखना, NC मतलब आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है आपकी एल्काइल हैलाइड होता है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, सिल्वर साइनाइड के साथ में कराते हैं। किसके साथ में कराते हैं, सिल्वर साइनाइड के साथ में कराते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से देखो X दिख रहा है, Ag दिख रहा है। ठीक है, देखो मेटल हो, ठीक है, आपकी कोई भी आपकी मेटल हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, आपको कोई भी आपकी धातु हो, धातु के साथ में X हमेशा आपका अभिक्रिया करके बाहर निकल जाता है। क्या करता है, अभिक्रिया करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, जहाँ भी आपको धातु दिख जाए और कोई भी आपका हैलाइड दिख जाए तो वहाँ से तुरंत उसको निकाल दो बाहर। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी रिएक्शन को करने का। तो यहाँ से सिल्वर X निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, AgX बाहर निकलेगा, बचेगा क्या यहाँ से, एल्काइल। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या होगा, NC लग जाएगा, क्या निकल जाएगा, NC। ठीक है, तो ये हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे C2H5Br यानी इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे हम सिल्वर साइनाइड के साथ में। सिल्वर साइनाइड के साथ में जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ से ब्रोमीन और सिल्वर बाहर निकल जाएंगे, AgBr बाहर निकलेगा, बचेगा क्या यहाँ से, इथाइल आइसोसाइनाइड C2H5NC। ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई है। इसमें क्या करेंगे हम, सिल्वर साइनाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे। उसके साथ में हमने किसके साथ कराई थी, पोटेशियम साइनाइड के साथ में। किसके साथ कराई थी, पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन कराई थी। लेकिन आइसो समूह के प्रतिस्थापन में हम किसके साथ कराएंगे, सिल्वर साइनाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे। इसको याद रखना। ठीक है, किसके साथ में कराएंगे, सिल्वर साइनाइड के साथ में। अब हम अगली अभिक्रिया देखते हैं, नाइट्राइट तथा नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। नाइट्राइट तथा नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो ज़रा, इसमें क्या होता है कि आपका एल्किल हैलाइड होता है, वो आपका रिएक्शन करता है आपका जो
पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में। किसके साथ में? पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा, X बाहर निकलेगा, पोटेशियम बाहर निकलेगा, क्या बनाएगा KX। क्या बनाएगा KX बनाएगा ना, KX बनाएगा ना। मैंने बताया ना आपको, पोटेशियम हो, सोडियम हो, कुछ भी आपकी धातु हो, जहाँ भी X दिखे वो उसके साथ में बाहर निकल जाता है, यानी बहुत तेज़ी से इसके साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद में क्या बचता है देखो, R बनेगा नहीं, बचेगा ना यहाँ पर एल्काइल समूह बचेगा। इसके साथ में यहाँ से देखो NO2। ठीक है, यानी हमारे पास एक नाइट्राइड बन जाएगा, यानी एल्काइल नाइट्राइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइड। जैसे हमारे पास रिएक्शन है CH3 CH2 CH3 CH2 इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड की हम रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में। किसके साथ में? पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में हम जब रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम यहाँ से निकलेगा और KI। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकलेगा, क्या होगा यहाँ से इथाइल C2H5 CH3, तो यहाँ से CH3 CH2 और क्या बनेगा यहाँ से नाइट्राइड समूह इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास इथाइल नाइट्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल नाइट्राइड। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, KNO के साथ में रखेंगे। नाइट्राइड क्या होता है आपका NO2 जहाँ पर भी लगाओ उसको कहेंगे नाइट्राइड। तो ये क्या हो गया आपका, पोटेशियम नाइट्राइड हो गया। और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, KX बाहर निकलेगा, X यहाँ से K यहाँ से निकलेगा, KX बाहर निकलेगा, यानी पोटेशियम आपका हैलाइड बाहर निकलेगा। बचेगा क्या यहाँ से, एल्काइल नाइट्राइड यहाँ पे उत्पाद के रूप में बनता है। इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल है, इथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराई पोटेशियम नाइट्राइड, तो यहाँ से क्या निकला, पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकला और यहाँ से इथाइल नाइट्राइड बन गया उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है उसके ऊपर। ठीक है, कौन कौन से आपकी जो अभिक्रिया होती है वो प्रतिस्थापित हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया था रिडक्शन के बारे में और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आपको कहीं भी कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे की जो आपकी रिएक्शन है ना उन्हें अगली वीडियो में देखेंगे। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उनको भी जो पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है।